हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी केबीएस की एग्ज़ाम में बिजी होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी आपको डिस्टर्ब करने के लिए मैं आपके साथ हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छी हो, उच्च लेवल की हो, हाई लेवल की हो। हमने भी आपके साथ एक वादा किया था फ्री मॉडल टेस्ट सीरीज देने का, लेकिन कुछ तकनीकी कारण हम आपको नहीं दे पाए। लेकिन हम आपको आज उसके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपके क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे और आपके साथ डिस्कशन होंगे। मैं संतोष कुमार, लेखक, कोच, आपका मार्गदर्शन करने के लिए आज फिर YouTube पर उपलब्ध हूँ। आपके साथ डिस्कशन तो नहीं हो सकता, लेकिन वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने निकाल के रखे हैं आपके लिए, जो आपको परीक्षा के समय बहुत मदद करेंगे। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरुआत करते हैं। आपको पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों की अलमारियों पर पुस्तकों की व्यवस्था के लिए कौन सा कैनन उत्तरदायी होता है? समझने की बात है कि जो लाइब्रेरी है उसके जो अलमारियां हैं जिस पे बुक्स रखते हैं, जिनको शेल्फ कहते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए कौन सा कैनन उत्तरदायी है? आप क्विक आंसर हमें दें, जिससे फटाफट सारी ये चीजें होती रहेंगी। तो बताइए, कमेंट कीजिए आंसर अपना फटाफट, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। मैं बता देता हूं, इसको बोलते हैं फिलिट्री अनुक्रम के सिद्धांत। एक सीक्वेंस होता है, फिलिट्री फिल्टर से बना हुआ है, चीजें जैसे निकालते हैं उस तरह से बना हुआ है। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठ के लिए कौन सा मानक है? अगर आप पुस्तक देखते हैं तो पुस्तक में कोई भी मैटर एकदम स्टार्ट नहीं होता है, उसमें प्रिलिमिनरी पेज होते हैं। उससे संबंधित बात करनी है, उसका एक स्टैंडर्ड होता है, वो मानक होता है। कौन सा होता है आप बताइए। मैंने यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, आपका आंसर ये रहा, IS 790 से 794। आंसर आपका बी है। बहुत सारे हमने यहाँ स्टैंडर्ड दिए हैं जिसकी चर्चा मैं आप थोड़ा सा विस्तार से कर देता हूँ। ये देखिए, पहला स्टैंडर्ड दिया है, स्टैंडर्ड है जो प्रूफ करेक्शन सिंबल्स हैं। दूसरा जो हमने दिया है वो प्रश्न से संबंधित है। तीसरा है इंफॉर्मेटिव ट्राइवल से, और जो सबसे लास्ट ऑप्शन है वो है पब्लिक लाइब्रेरी से, जो गाइडलाइन प्रोवाइड कराता है पब्लिक लाइब्रेरी क्या क्या होना चाहिए। इस तरह से आप और अगले भी ढूंढ सकते हो और ऐड कर सकते हो। तीसरा प्रश्न हमारा है, डीडीसी में फिनिक्स शेड्यूल या कार्यक्रम वर्ग प्रतिनिधित्व करते हैं जो हैं, क्या बोलते हैं? इसका आंसर फटाफट कमेंट में करिएगा। पूरी तरह से संशोधित, कंप्लीट मॉडिफाई। शायद हमें लगता नहीं समझ में आया, मैं आंसर बता देता हूं। देखिए, डीडीसी फोनिक्स अनुसूची की अवधारणा किस संस्करण से प्रारंभ की गई? मैं दोनों को कोरिलेट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों आपसे संबंधित थे एक ही से। तो इसकी जो अवधारणा है वो शुरू हुई थी 16th एडिशन से। आंसर मैं आपके सामने रख रहा हूं, सी। अब मैं इसको विस्तार से चर्चा करूं। फिनिक्स क्या होता है? फिनिक्स एक चिड़िया का नाम है जो कहा जाता है उसके बारे में कि ये बहुत लंबे समय तक जीती है और ये जलकर मर जाती है, लेकिन फिर इसकी राख से जो उत्पन्न होता है वो फिर एक नए पक्षी का जन्म होता है, उसको बोलते हैं फिनिक्स।
डीडीसी के जो वॉल्यूम है 1 2 3 4, उस वॉल्यूम में भी आपको शेड्यूल मिलेंगे, मेन क्लास मिलेंगी और डिविजन्स मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे शेड्यूल की। तो शेड्यूल डीडीसी के 19वें एडिशन में वॉल्यूम 2 को कहा जाता है। अब यहां बात करते हैं जो फिनिक्स शेड्यूल की। तो फिनिक्स शेड्यूल क्या होते हैं, हम थोड़ा सा एक जस्ट समझा देते हैं आपको। अब हम फिनिक्स शेड्यूल की जब बात करते हैं तो डीडीसी में जो पुराने क्लास हैं उनको महसूस किया गया कि ये क्लास यहां से खत्म हो जानी चाहिए या किसी के साथ मर्ज हो जानी चाहिए, या नई क्लास बननी चाहिए, उसको बोलते हैं फिनिक्स शेड्यूल। और सरल शब्दों में समझाएं, किसी भी क्लास का, किसी भी पुरानी क्लास का रीअरेंजमेंट, पुराने समय में उसकी आवश्यकता थी, नए समय में लग रहा चेंज होना चाहिए, उसका रीअरेंजमेंट, क्लास का रीअरेंजमेंट को फिनिक्स शेड्यूल कहा जाता है। बहुत छोटी सी चीज है, एक बार समझ लेंगे काम आएगा आगे। जैसे देखिए 16th एडिशन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 4 6 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 4 7, ये पहले केमिस्ट्री के अंदर होते थे, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया। पहले केमिस्ट्री में आते थे। इसी तरह 17वें एडिशन में साइकोलॉजी को ऐड किया गया, है ना। इसी तरह 18 एडिशन में लॉ को और मैथमेटिक्स को ऐड किया गया। इसी तरह 19 में सोशियोलॉजी को और पॉलिटिकल प्रोसेस को ऐड किया गया। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, HDMI का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। HDMI एक ऐसा केबल है या वायर है या ऐसा पोर्ट है जिसमें हम ऑडियो विजुअल दोनों देख सकते हैं। यूएसबी में नहीं देख सकते, जैसे चार्जर है उसमें केवल हम एक वन वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, केवल हमें विजुअल नहीं। लेकिन HDMI ऐसा पोर्ट है जिसमें दोनों देख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, क्या होना चाहिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में प्रयोग की जाने वाली 3 प्रकार की मूल भाषाएं कौन कौन सी है। आपने कंप्यूटर की बहुत सारी भाषाएं सुनी होगी, पढ़ी होंगी, हमारी बहुत सारी बुक्स में देखी होंगी आपने कौन कौन सी मल्टीपल लैंग्वेजेस में है, लेकिन यहाँ हो रही मूल भाषा। तो हम इसका आंसर करेंगे मशीन असेंबली हाई लेवल, ठीक है ना। आंसर इसका होगा डी। शॉर्ट में हम समझा देते हैं, मशीन लैंग्वेज जो है भाषा होती है जिसमें 0 से 1 2 अंकों का प्रयोग होता है। यह कंप्यूटर की आधारभूत भाषा होती है जो कंप्यूटर सीधे समझ लेता है। इसमें केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी संकेत अर्थात 0 to 1 को ही समझता है और कंप्यूटर एक सर्किट यानी परिपथ पर बाइनरी कोड को पहचान लेता है और इसे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल से परिवर्तित कर 0 का मतलब लो या ऑफ होता है और 1 का मतलब हाई और ऑन होता है। असेंबली, इस समस्या को दूर करने के लिए असेंबली लैंग्वेज को बनाया गया था। किसको, अब ऊपर आ जाओ। जैसे आपको पता होगा कि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज को ही समझ पाते हैं जिसमें बाइनरी कोड 0 से 1 का इस्तेमाल होता है, प्रयोग किया जाता है। हम इंसानों को इतने सारे नंबर याद रखना बहुत मुश्किल था। इस समस्या को खत्म करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया था। असेंबली लैंग्वेज में नंबर के स्थान पर न्यूमोनिक्स कोड होते थे। इसका इस्तेमाल जो कि अंग्रेजी भाषा या संकेतों में लिखे जाते थे, जिसके कारण इंसानों को इनके कमांड याद रखना आसान थी। तीसरी भाषा उसमें जो हमने बताई थी मशीन लैंग्वेज, कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज समझता है, इसलिए असेंबलर सॉफ्टवेयर लैंग्वेज को अनुवाद किया जाता है। असेंबली लैंग्वेज दूसरी पीढ़ी की भाषा है जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी मशीन लैंग्वेज, फिर असेंबली लैंग्वेज, तीसरी पीढ़ी हाई लेवल लैंग्वेज जिसको सी प्रोग्राम, जावा, HTML आदि कहते हैं। ठीक है ना, ये बहुत आसान है, समझ लेना।
अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वजनिक डेटा नेटवर्क के लिए इंटरफेस द्वारा किस प्रकार के प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? यहाँ हमने 4 प्रोटोकॉल दिए हैं। हम इसका आंसर फटाफट देते हैं। इसका आंसर है X.25। लेकिन बाकी जो हैं इनको भी मैंने डिस्क्राइब किया है। देखिए अगला पॉइंट क्या है? ये है संदेश प्रारूप मानक, जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज दस्तावेजों के साथ व्यापार भागीदारों के लिए सहमत और मानक प्रारूप इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को साझा करने के लिए किया जाता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में उपयोग किए जाने वाला सबसे ज्यादा आम IED मानक है। बाकी के 2 आप अपने खोजिएगा इंटरनेट पे और हमें कमेंट में बताइएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कला संपदा किसकी पुस्तकालय परियोजना है? आंसर है इसका इग्निका। किसी को फुल फॉर्म पता है फटाफट कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो आंसर यह देखिए, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। डॉक्टर रमेश गौड़ वर्तमान में इसके हेड हैं। हम लोग उनको बहुत अच्छे जानते होंगे क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की जानी मानी हस्ती है। अगला प्रश्न लेते हैं। बाइंडिंग मानक किसके द्वारा दिया जाता है? जो हमारी बुक्स होती हैं जब फट जाती हैं उनको बाइंडिंग कराते हैं, तो इस तरह के स्टैंडर्ड हमें किसने दिए थे या किसके द्वारा दिए गए थे? तो आंसर है इसका यूनेस्को। बाकी और भी मानक हैं, आप देख लीजिएगा लाइब्रेरी से संबंधित। अगला प्रश्न, टर्म ओपन एक्सेस किसके द्वारा दिया गया था? ओपन एक्सेस का मतलब समझते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है जो लाइब्रेरी का यूजर है वो बुक तक पहुंचे। पहले लाइब्रेरी क्लोज होती थी, लोग निकाल के देते थे, आप बताओगे तब बुक मिलती थी। ओपन एक्सेस का एक कॉन्सेप्ट आया जिससे ज्यादा यूज हो सके। इसका आंसर है आपका क्रिस्टियन पर्टेसन। आंसर है डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय कर्मचारियों का वेतन किस प्रकार के बजट का भाग होता है? हमारे लाइब्रेरी साइंस में कितने प्रकार के बजट होते हैं? 2 पता होंगे आपको, पढ़े होंगे। इसका जो आंसर है वो है नॉन प्लान। अगला प्रश्न 12, ISBN का अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय कहां पर है? जो ISBN बुक में मिलता है जब पब्लिश कराते हैं, जिससे आपका कॉपीराइट संरक्षण होता है एक तरह का, उसका मुख्यालय कहां पर है? आंसर है लंदन, डी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। अगले कुछ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाल क्षेत्र सिद्धांत के जनक हैं? फाउंडर ऑफ फोर्स फील्ड थ्योरी किसने दी थी? बिना देरी किए हम आंसर देते हैं, कुर्ट लेमिन। आंसर है आपका सी। 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन। प्रबंधन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बहुत आसान है। अगर मैनेजमेंट पढ़ा है तो पहला आंसर इसका है ए, प्लानिंग। अगर प्लानिंग है तो सब चीज अच्छी चलेगी। नेक्स्ट प्रश्न, पुस्तकालय का गेट रजिस्टर दर्शाता है? क्या शो करता है? गेट रजिस्टर ऑफ लाइब्रेरी शोज क्या शो करता है? बहुत आसान प्रश्न है। अगर आप लाइब्रेरी साइंस में अगर आपने लाइब्रेरी साइंस में भी एनुअल रिपोर्ट बनाने के लिए अगर आपने एनुअल रिपोर्ट पढ़ी है हमारी बुक से, पुस्तकालय सूचना विज्ञान के नवीन आयाम, उसमें ये प्रश्न बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। आंसर इसका है सी, प्रतिदिन कुल उपयोगकर्ता शक्ति जानने की। शक्ति मतलब उनका होता है कितने स्ट्रेंथ पर डे आते हैं, इसके लिए होता है आंसर इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 16, पुस्तकों और पढ़ने के लिए प्यार को बढ़ावा देने के लिए ALA ने स्थापित किया है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है? आपने सारे अवार्ड के नाम सुने हैं,
मैंने यहाँ सबके नाम नहीं दिए हैं, लेकिन मैं इसका आंसर दे देता हूँ। जो आंसर इसका सी है, कार्ड कॉर्ड मेडल, ये दिया जाता है। बाकी मेडल के नाम भी इसमें दे रखे हैं, मैंने कुछ इनको भी कोशिश करी है बताने के लिए। देखो, पहला अवार्ड है वो एक्टर को दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा एक अवार्ड है इंग्लिश लैंग्वेज के चिल्ड्रन के लिए, यंग चिल्ड्रन एडल्ट के लिए दिया जाता है। तीसरा मैंने बता ही दिया है। चौथा ये मॉडल है, जो मेडल है वो फर्स्ट में 1898 में शुरू किया था। ये एनुअल अवार्ड है रिकॉग्निशन आउटस्टैंडिंग ऑफ बुक्स एनिमल लाइफ, जो एनिमल लाइफ होते हैं उनके बारे में बात करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न, प्रत्येक सीसीएफ फॉर्मेट जो रिकॉर्ड होता है, प्रक्रिया को पैरामीटर प्रदान करने के लिए एक निश्चित लंबाई तालिका के साथ शुरू होता है। कैरेक्टर पूछ रहा है, कितने कैरेक्टर में होता है? आंसर है 24 कैरेक्टर। डिटेल में आप इसको पढ़ लेना, कई क्वेश्चन इसके सीसीएफ फॉर्मेट के आ सकते हैं, एक आध क्वेश्चन तो परमानेंट आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, पुस्तक प्रदाय अधिनियम, इसकी बात कर रहे हैं, बुक डिलीवरी एक्ट की 1954 5 अगस्त 2019 को किस राज्य में लागू हुआ था? अगर आपने पार्लियामेंट्री अगर देखी होगी तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब ये 54 में लागू हुआ था तब लागू नहीं है, क्योंकि वहां पे धारा लगी हुई थी। इसके वजह से 370 धारा लगी थी, इसलिए वजह से वहां पे नहीं लागू हो सका था, क्योंकि उनकी अपनी व्यक्तिगत चीजें थी। अगला प्रश्न जो 20 और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के सामान्य वित्त नियम, जिसको बोलते हैं GFR रूल्स, जनरल फाइनेंस रूल्स 5 के अनुसार पुस्तकालय में अधिक नहीं होने की स्थिति में पुस्तकों पर पूरा भौतिक सत्यापन हर साल किया जाना चाहिए। हमने अपनी बुक पुस्तकालय सूचना विज्ञान के नवीन आयाम में दे रखे हैं। पुस्तकालयों में कितनी सी, अकॉर्डिंग टू जनरल फाइनेंस रूल 2005, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंप्लीट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स शुड बी डन एवरी ईयर इन केस ऑफ लाइब्रेरी हैविंग नॉट मोर देन 20,000। आंसर आपको मैंने दे दिया है, 20,000 से ज्यादा किताबें नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर 20,000 किताबें हैं तो आपको एवरी ईयर उनका वेरिफिकेशन करना है। बाकी और ऑप्शन है, मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूं। यहाँ पे 20,000 तक में एवरी ईयर, 20,000 से एक भी बुक ज्यादा है और 50,000 तक है तो तीन साल में एक बार, और 50,000 प्लस जो पुस्तकें हैं वो 3 साल में एक बार सैंपल। एक क्वेश्चन हमारे पास परमानेंट आता है कि कितनी बुक्स हर साल लॉस हो सकती हैं आपकी लाइब्रेरी में। ये डिपेंड करता है, अगर आपके पास 1000 बुक्स है लाइब्रेरी में तो 5 बुक पर ईयर हो सकती हैं, और अगर 5,000 है तो 25 बुक हो सकती हैं। लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है, उनकी जो वैल्यू है वो 1000 से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, वो आप देख लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है हम आपको बना के देंगे। सभी को ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं, और अगला वीडियो शीघ्र ही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस तरह के नए प्रश्न हम आपको अगले वीडियो में भी देंगे। धन्यवाद।